2 हफ्ते बाद सिटी हॉस्पिटल। सम्राट और वैशाली सोना को लेकर सिटी हॉस्पिटल आए हुए थे। उसके हाथ में लगे प्लास्टर को निकलवाने के लिए सोना के हाथ का प्लास्टर निकाल दिया गया था और डॉक्टर सोना के हाथ को मूव कर रही थी। सम्राट सोना की तरफ देखते हुए बोला, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है ना? सोना अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, नहीं, दर्द कहीं पर नहीं हो रहा। डॉक्टर सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर ओबरॉय, आपकी वाइफ का हाथ बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ ऑइंटमेंट लिखकर दे रही हूँ, उसे रात को सोने से पहले उनके हाथों पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज कर दीजिएगा। सम्राट डॉक्टर की बात पर अपना सिर हिलाता है। तभी वहां पर डॉक्टर सक्सेना आ जाते हैं और सोना की तरफ देखते हुए कहते हैं, कैसी हो सोना, तुम्हारे सिर में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? सोना डॉक्टर सक्सेना की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं डॉक्टर अंकल, मेरा सिर बिल्कुल ठीक है, कभी कभी बस बेचैनी से महसूस होती है। सम्राट सोना की तरफ देखते हुए बोला, तुमने मुझे इस बारे में नहीं बताया कि ऐसा होता है तुम्हारे साथ। सोना सम्राट की बात पर बोली, बस दवाई लेने के बाद सोते वक्त थोड़ा सा दर्द होता है। सम्राट डॉक्टर सक्सेना की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा क्यों हो रहा है, चेक कीजिए सोना को। डॉक्टर सक्सेना सम्राट की बात पर अपना सिर हिलाकर सोना को लेकर अपने केबिन की तरफ चले जाते हैं। सम्राट भी अंदर जाने लगता है कि उसका फोन बजने लगता है। वो बाहर चला जाता है। तभी वैशाली केबिन के पास जाती है कि उसे अंदर से डॉक्टर सक्सेना की बात करने की आवाज सुनाई देती है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। जो दवाई सोना ले रही है वो उसके याददाश्त को लाने में मदद नहीं करेगी, बल्कि उसे मेंटली तौर पर पैरालाइज करेगी। फिर कुछ देर डॉक्टर किसी से और बातें करता है, फिर कॉल कट कर देता है। डॉक्टर सोना के पास अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहां पर सोना बेहोश पड़ी हुई थी। वैशाली सम्राट की तरफ देखती है जो कि अभी भी फोन में बात कर रहा था। वैशाली एक गहरी सांस लेकर केबिन के अंदर आती है और डॉक्टर सक्सेना से कहती है, आपने चेकअप कर लिया डॉक्टर साहब? अचानक वैशाली के आने से डॉक्टर सक्सेना घबरा जाते हैं, फिर अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहते हैं, हाँ चेकअप हो गया है, बस घाव भर रहे हैं इसलिए खींच आने पर उनको ऐसा महसूस हो रहा है। मैं कुछ दवाएं लिख देता हूँ, आप उन्हें समय पर दे दीजिएगा। वैशाली डॉक्टर सक्सेना को बड़ी शिद्दत के साथ घूरते हुए अपना सिर हिला देती हैं। डॉक्टर सक्सेना दवाइयों का पर्चा लिखकर वैशाली के हाथ में थमा देते हैं। वैशाली सोना के पास जाकर उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, दीदी। वैशाली के थपथपाने से सोना होश में आती है और उसे देखते हुए कहती है, मुझे नींद आ गई थी क्या? सोना के सवाल पर वैशाली हल्का मुस्कुराकर बोली, जी नहीं, अब आप नींद से उठ गई हो, चलो अब हमें हमारे घर चलना है, ओबरॉय विला चलना है। सोना वैशाली की बात पर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाती है और डॉक्टर सक्सेना के केबिन से बाहर आ जाती है तो देखती है सम्राट और डॉक्टर सक्सेना कुछ बात कर रहे थे। वैशाली सम्राट के पास आकर बोली, बड़का भैया चले घर। सम्राट अपना सिर हिलाता है और डॉक्टर सक्सेना से इजाजत लेकर वहां से बाहर की तरफ सोना और वैशाली को लेकर चला जाता है। वैशाली किसी गहरी सोच में खोई हुई थी कि वो एक औरत से टकरा जाती है। वैशाली उसे सॉरी कहती है तो वो औरत वैशाली को देखते हुए कहती है, तुम तो वही हो ना जो कुछ दिन पहले और टकराई थी मुझसे। वैशाली उस औरत की बात पर बोली, मैंने सॉरी कहा और इस बात को कुछ दिन नहीं महीने हो चुके हैं और आपको इतनी अच्छी तरीके से कैसे मेरा चेहरा याद है? वो औरत वैशाली की बात पर बोली, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हें हमारा चेहरा याद है। सम्राट वैशाली को रुका हुआ देख उसके पास आकर बोला, क्या हो गया, चलो। वैशाली उस औरत की तरफ जलती हुई आंखों से घूरने के बाद सोना को लेकर सम्राट के पीछे चली आती है। मित्तल मैंशन। नित्या, कशिश और काव्या डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। नित्या कुछ देर काव्या को देखने के बाद कशिश से बोली, भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कशिश नित्या की बात पर उसे देखते हुए बोला, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, तुम्हें क्या कहना है कहो, मैं सुन रहा हूँ। कशिश की बात पर नित्या कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, मैंने भाभी की डिजाइन्स देखी है और मैं चाहती हूँ कि भाभी ज्वेलरी डिजाइन के लिए क्लासेस ले, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। काव्या हैरानी से नित्या की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन मैंने कब कहा? नित्या काव्या की बात पर उसे चुप करवाते हुए बोली, आप तो चुप ही रहिए भाभी, मुझे पता है कि आप संकोची हो इसीलिए अपनी पसंद भाई के सामने नहीं रख पाती, लेकिन मुझे तो एटलीस्ट रखने दीजिए। कशिश काव्या की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती हो? काव्या कशिश की बात पर कुछ देर शांत रहने के बाद बोली, मुझे आता है थोड़ा बहुत और मैं ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करती रहती हूँ। कशिश कुछ देर शांत रहने के बाद बोला, ठीक है, मैं इंस्टीट्यूट में बात करता हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम तैयार रहना।
काव्या हैरानी से कशिश की तरफ देखते हुए बोली, आपको कोई एतराज नहीं है अगर मैं। कशिश काव्या की बात को बीच में काटकर बोला, मैं नहीं चाहता कि इन फ्यूचर तुम मुझे ताने दो कि मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है, उल्टा तुम्हें हाउसवाइफ बनाकर घर में रख दिया, इसलिए इतना तो कर ही सकता हूं तुम्हारे लिए। नित्या अपने गाल पर हाथ रखते हुए प्यार से बोली, वाह भाई, आप कितने रोमांटिक हो और कितना सोचते हो भाभी के बारे में। कशिश कनखियों से काव्या की तरफ देखता है, जो कि चुपचाप अपना नाश्ता कर रही थी। कशिश का मुंह बन जाता है और वो नित्या की तरफ देखकर कहता है, चुपचाप नाश्ता करो। नित्या एक दो बाइट लेने के बाद फिर से कशिश से बोली, भाई मुझे आपसे एक और परमिशन चाहिए थी। कशिश एक गहरी सांस लेकर नित्या से बोला, क्या परमिशन चाहिए थी, बोलो। नित्या अपने दांत दिखाते हुए बोली, एक हफ्ते बाद रक्षाबंधन आ रहा है और मुझे अपने लिए ड्रेस लेनी है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भाभी को मेरे साथ शॉपिंग पर जाने दो। काव्या के हाथ से चम्मच छूट जाता है। अचानक ऐसा होने से कशिश और नित्या काव्या की तरफ देखने लगते हैं। कशिश नित्या की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है, तुम उसे लेकर अपने साथ मॉल जा सकती हो, लेकिन बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ जाएंगे। नित्या कशिश की बात पर जल्दी से अपना सिर हिला देती है। काव्या चुपचाप अपना नाश्ता कर सारे बर्तन समेटने के बाद कमरे की तरफ चली जाती है। काव्या जब कमरे में आती है तो देखती है कशिश काउच पर बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था और उसके सामने कई सारी फाइल्स बिखरी पड़ी थी। काव्या कुछ देर शांत रहने की बाद कशिश से बोली, मुझे आपसे कुछ कहना था। कशिश बिना काव्या की तरफ देखे बोला, क्या तुम ओबरॉय विला जाना चाहती हो, लेकिन कौन सा मुंह लेकर जाना चाहती हो। काव्या की आंखों में नमी तैर जाती है और वो कशिश की तरफ देखते हुए कहती है, रक्षाबंधन है, एक हफ्ते बाद मुझे अपने भाइयों को राखी बांधना है। कशिश नजरें उठा काव्या को देखते हुए बोला, जब घर से भागी थी तब नहीं सोचा था तुमने कि ऐसा भी एक वक्त आ सकता है जब तुम चाहकर भी अपने भाइयों के सामने नहीं जा पाओगी। काव्या कशिश की बात पर आगे और कुछ नहीं कहती, जिस पर कशिश बोला, आज शाम को शराफत के साथ नित्या के साथ शॉपिंग पर जाना और शराफत के साथ आ जाना, किसी भी तरीके की होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। काव्या धीरे से अपना सिर हिला देती है तो कशिश फिर से अपने काम में लग जाता है। दोपहर का वक्त, ओबरॉय विला। सोना अंदर आती है और सबसे पहले निर्जला उसकी नजर उतारती है। दामिनी और शीतल का मुंह बना हुआ था। वैशाली सब लोगों को सोना के साथ बिजी देखकर चुपचाप सोना का सारा सामान लेकर अपने कमरे में आ जाती है और सारे दवाइयों का फोटो खींचकर किसी को भेजने लगती है। वैशाली डॉक्टर के दिए प्रिस्क्रिप्शन को देखते हुए बोली, हमको अच्छे से पता डॉक्टर साहब, अगर हम किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो ये घर के लोग हम पर यकीन नहीं करने वाले, इसलिए हमको पूरे सबूत के साथ प्रूफ करना होगा। इतना कहते हुए वैशाली उस प्रिस्क्रिप्शन को एक नज़र देख गहरी सांस लेती है और सारे सामान को लेकर सोना के कमरे की तरफ चली जाती है। सम्राट सोना को कमरे में लेकर आता है। सोना पूरे कमरे को देखते हुए सम्राट से कहती है, क्या ये कमरा हम दोनों का है? बहुत बड़ा है। सम्राट सोना को बिस्तर पर बैठाते हुए बोला, हाँ ये कमरा हमारा है और तुम इधर उधर करके थक गई होगी ना, चलो आराम कर लो। सोना सम्राट को घूरते हुए बोली, आप हर वक्त मुझे इस तरीके से सोने के लिए क्यों कहते रहते हो? मेरी कमर में दर्द होने लगता है हर वक्त सोने के कारण। सम्राट सोना की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, लगता है कि तुम पहले से कुछ ज्यादा ही ठीक हो गई हो, तुम्हें किसी और तरीके का दर्द चाहिए अपनी कमर पर। सम्राट के ऐसा कहने पर सोना कंफ्यूज भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। सम्राट सोना के नाक को हल्का सा खींचकर बोला, कुछ भी नहीं, तुम बहुत इनोसेंट हो गई हो। सोना अपनी आंखें छोटी करके बोली, आप कहना चाहते हो कि पहले मैं चालबाज थी, जो अब इनोसेंट हो गई हूं। सम्राट सोना की बात पर उसके गाल पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, मैं बेशर्म हूं जो हमेशा तुम्हें परेशान करता रहता है, एंड यू सपोर्ट मी। सोना सम्राट की बात पर एक मुस्कान के साथ बोली, आपको पता है एक हफ्ते बाद रक्षाबंधन है, मुझे फिर से अवस्थी हाउस जाना होगा। सम्राट अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, मैं सुधांशु को यहीं पर बुला लूंगा, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। सोना जिद करते हुए बोली, लेकिन ये बिल्कुल। सम्राट सोना को आंखें दिखाते हुए बोला, मैंने कहा ना, मैं उसे यहीं बुला लूंगा, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और चलो आराम करो। सोना एक गहरी सांस लेकर बिस्तर पर लेट जाती है और सम्राट उसके सिर को थपथपाते हुए ब्लैंकेट ओढ़ा देता है तो सोना को जल्दी ही नींद आ जाती है। एक्सीडेंट के बाद सोना बहुत ज्यादा सोने लगी थी। तभी वहां पर वैशाली आ जाती है। सम्राट वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, तुम कहाँ बिना ब्रेक के एक्सप्रेस की तरह घुसी आ रही हो? वैशाली सोना का सामान लाकर कॉफी टेबल पर रखते हुए बोली,
और आप भी तो जनशताब्दी की तरह हमेशा अपनी जुबान चलाते रहते हो। और दूसरी बात, ये सिर्फ आपका कमरा नहीं है, हमारी दीदी का भी कमरा है। सम्राट वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन नोट किया, हॉस्पिटल से आने के बाद तुम काफी परेशान हो, कोई दिक्कत है क्या? वैशाली सम्राट के सवाल पर उसकी तरफ सीरियस नजरों से देखते हुए बोली, आज हमने किसी को अपनी आंखों से मरते हुए देखा। वैशाली की बात पर सम्राट हैरान होते हुए बोला, क्या मरते हुए देखा, किसको, कहाँ है वो? वैशाली सम्राट की आंखों में देखते हुए बोली, मैंने आज एक बागर बिल्ले के हाथों चूहे को बलि चढ़ते हुए देखा। इतना कहकर वैशाली हंसते हुए कमरे से बाहर भाग जाती है। सम्राट गुस्से में अपनी मुट्ठी मजबूती से कस लेता है और खुद से कहता है, इस चीज का बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा वैशाली, तुम्हारी सारी बत्तीसी अंदर ना कर दी तो मेरा नाम भी सम्राट ओबरॉय नहीं। इतना कहते हुए सम्राट सोना की तरफ देखता है और स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। दामिनी का कमरा। शीतल दामिनी की तरफ देखते हुए इरिटेशन में बोली, सोना वापस आ गई ओबरॉय विला में, अब हम क्या करेंगे? दामिनी शीतल को घूरते हुए बोली, तुम किसी काम की नहीं हो, 2 हफ्ते से वो लड़की यहाँ पर नहीं थी, अगर तुम चाहती तो सम्राट को अपने जाल में फंसा सकती थी, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। शीतल दामिनी की बात पर झल्ला कर बोली, जैसे कि सम्राट को मैंने अपने कमरे में बंद करके रखा था और उसका फायदा उठाती, आपने देखा नहीं 2 दिन पहले ही आया है वो बिजनेस ट्रिप से। दामिनी शीतल की बात पर बोली, रक्षाबंधन को सिर्फ 1 हफ्ते रह गए हैं, उसके बाद हमें कोई दूसरा बहाना ढूंढना पड़ेगा यहाँ पर रहने के लिए, और मुझे समझ नहीं आ रहा वो लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे। तभी दामिनी का फोन बजने लगता है। दामिनी फोन उठाते हुए कहती है, इसे कहते हैं शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, अभी जस्ट आपका नाम ले रही थी मैं। शीतल दामिनी की तरफ देखते हुए खुद से बोली, ये बेवकूफ औरत क्यों हमेशा जुबान ज्यादा चलाती है, अब फिर से वो बुढ़ा दिमाग खराब करेगा। दामिनी की बात पर दूसरी तरफ से एक आदमी बोला, मैं उस रुद्रा कौशिक को कब से मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार बच निकल रहा है, उसके कारण मैंने अपना भाई खो दिया। दामिनी आलोक भैरवी ओबरॉय के बड़े बेटे का बेटा की बात पर बोली, असम में रहकर ये सब प्लानिंग करने से कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। आलोक दामिनी की बात पर इरिटेट होकर बोला, ये सब छोड़िए, आप ये बताएं पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर बने या फिर नहीं? दामिनी मुंह बनाते हुए बोली, वकील ने कहा है कि कुछ वक्त और लगेगा, क्योंकि पेपर वर्क करना बाकी रह गया है। आलोक सीरियस आवाज में बोला, ठीक है, और ध्यान रहे किसी भी तरीके की चूक नहीं होनी चाहिए। दामिनी बिना कुछ कहे कॉल कट कर देती है। तभी वहां पर चाली भागते हुए आ जाता है। चाली को देखकर शीतल और दामिनी बिस्तर पर चढ़ जाते हैं। चाली उन दोनों को देखकर भौंकने लगता है। शीतल उसे मारने के लिए फ्लावर वास उठाती है तो अदिति अंदर आ चाली को अपनी गोद में उठाते हुए शीतल से कहती है, आप क्यों मार रहे हो चाली को? शीतल और दामिनी बिस्तर से उतरकर अदिति के सामने आ जाते हैं। दामिनी अदिति को घूरते हुए कहती है, अपने कुत्ते को संभाल कर रख, यहाँ पर आकर हम लोगों के ऊपर भौंक रहा है। अदिति छोटा सा मुंह बनाकर बोली, इससे ज्यादा तो आप चिल्ला रही हो। शीतल अदिति को घूरते हुए बोली, क्या कहा तूने, फिर से कह। अदिति शीतल की तरफ देखते हुए बोली, आप चिल्ला क्यों रहे हो आंटी, और चाली कुत्ता नहीं है। दामिनी अदिति की बात पर बोली, कुत्ता नहीं तो क्या तेरा बाप है ये? अदिति दामिनी को देखते हुए बोली, आपको जो कहना है मुझे कहिए, मेरे पापा को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना चाली को आपके पीछे छोड़ दूंगी मैं। शीतल अदिति के बालों को पकड़कर बोली, क्या कहा तूने, फिर से बोल, लावारिस कहीं की, हमारे घर में आकर हमारा ही रोटी खा रही है और हम लोगों के ऊपर ही चिल्ला रही है। तभी वैशाली अंदर आ शीतल के हाथ को पकड़ अदिति से अलग कर मोड़ देती है और उसके कमर पर लगा अपने घुटने से उसके पीठ पर मारते हुए कहती है, बच्चे के ऊपर क्या चिल्ला रही है, हाँ, जो कहना है इधर मुझसे कहना। दामिनी वैशाली को शीतल से दूर करते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है तुम्हारा, इतनी बदतमीज हो तुम? वैशाली दामिनी की तरफ देखते हुए बोली, का आपको किसी ने बताया नहीं है बुआ सास, बुढ़ापे में ज्यादा हाथ पैर नहीं चलाया करते, वरना कहीं पर भी क्रैक आ सकता है। अदिति वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, इन्होंने कहा कि चाली मेरा बाप है। वैशाली शीतल के हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए बोली, क्यों तुझे अपने बाप के बारे में नहीं पता है क्या, जो दूसरों को बाप का ज्ञान दे रही है? शीतल दर्द से चिल्लाते हुए बोली, पागल औरत, मुझे मार डालोगी क्या, छोड़ो मेरे हाथ को। वैशाली शीतल को धक्का देकर छोड़ देती है और दामिनी की तरफ देखते हुए कहती है, आपको अच्छे से बता रहे हैं बुआ सास, यहाँ पर सॉस बिखरने की कोशिश मत करो, वरना हम आपको कढ़ाई में डालकर अच्छे से चाउमीन पास्ता के साथ पका देंगे।
दामिनी वैशाली को घूरते हुए बोली, जो तुमने हरकत की है ना, अभी इसका खामियाजा तुम्हें बहुत जल्दी भुगतना होगा और अच्छे से भुगतना होगा। वैशाली दामिनी की बातों को इग्नोर करते हुए बोली, आपके इन गीदड़ धमकी से मैं नहीं डरती, जो करना है कर लीजिए। उसके बाद अदिति की तरफ देखते हुए बोली, तुमको किसने कहा कि चाली को लेने जाना है? जाना ही नहीं चाहिए था, आज चाली इन लोगों का अच्छा से मसाज करके ही जाता। अदिति वैशाली की बात पर मुंह बनाते हुए बोली, वापी आज बाहर गया है, उसने मुझसे कहा था कि मुझे चाली का ख्याल रखना है, तो मैं उसके साथ खेल रही थी, लेकिन ये शैतान इन दोनों शैतानों के कमरे में आ गया। दामिनी और शीतल घूरकर अदिति की तरफ देखती है और वैशाली उन दोनों को इग्नोर करते हुए अदिति को लेकर कमरे से बाहर आ जाती है। तभी वहां पर विप्लव भी आ जाता है। विप्लव अदिति की तरफ देखते हुए बोला, बनी मैंने तुमसे कहा था ना, चाली को कमरे में रखना, बाहर मत आने देना। अदिति विप्लव की बात पर बोली, तुम्हारा चाली उन दो चुड़ैलों के कमरे में चला गया था और उसे लेने के लिए जब मैं वहां पर गई तो उन लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया। विप्लव चाली को अदिति के हाथ से लेकर बोला, क्या सच में? चलो देखते हैं कैसे परेशान किया। वैशाली और अदिति कंफ्यूज भरी नजरों से विप्लव को देखते हैं और वैशाली विप्लव की तरफ देखते हुए कहती है, देखते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या ये लोग फिर से तुम्हारे सामने एक्टिंग करेंगे? विप्लव वैशाली के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मेरी प्यारी वैशाली, तुम्हें नहीं पता, मैं यहाँ पर नहीं रहता ना तो चाली कहीं भी चला जाता है, इसीलिए मैंने उसके गले में बंद पट्टे पर एक मिनी कैमरा लगाया है और साथ में जीपीएस भी, ताकि अगर ये कहीं चला जाए तो मैं इसे जल्दी से ढूंढ निकालूं। वैशाली विप्लव की बात पर कुछ देर सोचने के बाद बोली, क्या तुम्हारे पास ऐसे और कोई गैजेट है जिसको हम कहीं पर भी लगाकर बातें रिकॉर्ड कर सके? विप्लव वैशाली की बात पर बोला, मेन हॉल में, गार्डन में, पूरे घर में बेडरूम्स को छोड़कर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, तो हम लोगों को रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। वैशाली विप्लव की बात पर चारों तरफ देखने के बाद बोली, चलो मुझे कमरे में तुमसे चलकर कुछ बात करनी है। विप्लव अपना सिर हिलाता है और अदिति को उसके कमरे में भेजकर वैशाली और विप्लव के कमरे में चले जाते हैं। अदिति अपने कमरे की तरफ जाने लगती है कि उसे शोभित मिल जाता है। अदिति एक नज़र शोभित को देखने के बाद अपने कमरे की तरफ जाने लगती है तो शोभित कहता है, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? अदिति शोभित की बात पर उसे देखते हुए बोली, मैं भला आपको क्यों इग्नोर करूंगी, और कौन सा आप मेरा फेवरेट डेजर्ट हो जिसे देखे बगैर और खाए बगैर मैं रह नहीं सकती? शोभित अदिति की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोला, पिछले 2 हफ्ते से तुम मुझसे बात नहीं कर रही और ना ही कोई दिक्कत हो तो मुझसे शेयर करती हो, बल्कि वापी और वैशाली के साथ क्लियर कर लेती हो, ऐसा क्यों? अदिति शोभित की बात पर सोचने लगती है कि अचानक उसका फोन बजता है, जिसे सम्राट ने अदिति को दिया था क्योंकि वो कॉलेज जा रही थी। अदिति कॉल अटेंड करते हुए बोली, हेलो, हाँ शुभ, मैंने तुम्हें असाइनमेंट सेंड कर दिए थे। दूसरी तरफ से अदिति का क्लासमेट शुभ बोला, आदू, क्या आज शाम को तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? मेरी बहन के लिए मुझे गिफ्ट लेना था। अदिति शुभ के सवाल पर कुछ देर शांत रहने के बाद बोली, क्या मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद जवाब दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत है, क्योंकि मुझे पूछना पड़ेगा? शुभ अदिति की बात पर बोला, अच्छा ठीक है, तुम मुझे शाम तक जवाब दे देना, बाय एंड थैंक यू असाइनमेंट के लिए। इतना कहकर शुभ कॉल कट कर देता है। अदिति अपना फोन अपनी जेब में डालकर शोभित की तरफ देखती है, जो कि बुरी तरह से उसे ही घूर रहा था। अदिति शोभित की तीखी नजर खुद पर महसूस करके बोली, क्या हो गया सीनियर, आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? शोभित अदिति के हाथ को पकड़कर उसे खींचकर कमरे की तरफ ले जाता है। अदिति हैरानी से शोभित के कमरे को देख रही थी। अदिति गोल गोल घूमते हुए शोभित की तरफ देखते हुए बोली, क्या ये कमरा आपका है? शोभित अदिति के दोनों बाजुओं को मजबूती से पकड़कर बोला, कौन था वो लड़का जिसका कॉल आया था तुम्हें? अदिति अचानक शोभित के पकड़ने से हैरान हो जाती है और छूटने की कोशिश करते हुए कहती है, सीनियर, दर्द हो रहा है। शोभित अदिति के चेहरे पर दर्द के भाव देखकर उसे छोड़ देता है और अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर कहता है, मैंने कुछ पूछा तुमसे, कौन था वो? अदिति अपने बाजू को सहलाते हुए बोली, मेरा क्लासमेट था और मुझसे पूछ रहा था कि मैं उसके साथ शॉपिंग। शोभित अदिति की बात को बीच में काटकर बोला, तुम नहीं जाओगी? अदिति मुंह फुलाकर बोली, क्यों नहीं जा सकती? रीजन बताओ मुझे, आप भी तो गए थे ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पर, मैंने तो नहीं कहा आपसे, तो मैं जब। शोभित अदिति के गाल को मजबूती से पकड़कर बोला, डोंट ट्रिगर मी, तुम मेरी हो, समझ में आए तुम्हें मेरी बात? किसी भी लड़के के साथ मत जाया करो। अदिति अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शोभित को देखते हुए बोली, मैं आपकी कैसे हूं?
शोभित अदिति के कॉलर बोन पर किस करता है तो अदिति को अपने पूरे बॉडी में कर्ज सा दौड़ता हुआ महसूस होने लगता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। शोभित अपने आप को लूज होता हुआ महसूस कर रहा था। अदिति के शरीर से आती हुई वो भीनी सी खुशबू शोभित को अदिति की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। शोभित लगातार अदिति की कॉलर बोन पर किस कर रहा था। अदिति शोभित के शर्ट को अपनी छोटी मुट्ठियों में भर लेती है। शोभित अदिति के क्लीवेज को लिक करते हुए हल्का सा बाइट करता है तो अदिति की हल्की चीख निकल जाती है। शोभित जो अदिति में खोया हुआ था, अदिति की आवाज पर होश में आता है और अदिति से थोड़ा दूर होता है, लेकिन अदिति को खुद से दूर नहीं करता। शोभित अदिति के बालों को ठीक करते हुए बोला, अभी हम दोनों के बीच में क्या हुआ। अदिति अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शोभित को देखते हुए धीरे से बोली, किस। शोभित अदिति के गाल को खींचकर बोला, हाँ तो अब तुम्हें समझ आया कि तुम मेरी क्यों हो, क्योंकि मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ कोई और तुम्हें छू भी नहीं सकता, इसलिए मेल फ्रेंड बनाना बंद करो, समझी ना। अदिति नम आंखों से शोभित की तरफ देखते हुए बोली, आपने ऐसा क्यों किया। शोभित अदिति के चेहरे को पकड़कर बोला, आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, शायद मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूँ, मुझे ये भूखकर लड़की अच्छी लगती है। अदिति मुंह फुलाकर बोली, आप मुझे भूखकर नहीं कह सकते। शोभित अदिति के होठों पर पैक देकर बोला, बस तुम जरूरत से ज्यादा खाना खाती हो, लेकिन दुबली पतली सी हो, तुम्हारा खाना जाता कहाँ है। अदिति शोभित को खुद से दूर करते हुए बोली, आप मेरा एडवांटेज उठा रहे हो, मैंने देखा है मेरे क्लासमेट्स जिनके बॉयफ्रेंड है वो एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन आप तो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हो ना। शोभित अदिति के चेहरे को मजबूती से पकड़ अपने पास खींचकर बोला, कोकून, लड़कों से दूर रहोगी तुम, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। अदिति शोभित को धक्का देते हुए बोली, मैं क्यों आपकी बात मानूं, आप तो किसी और को डेट कर रहे हो ना, और आपकी गर्लफ्रेंड भी है। शोभित अदिति को घूरते हुए बोला, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, आज तक मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, समझी। शोभित की बात पर अदिति अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, लेकिन आंटी आपकी शादी करवा रही है किसी और के साथ। शोभित अदिति के चेहरे को पकड़ अपनी तरफ करते हुए बोला, लेकिन मैं नहीं कर रहा ना, और ना ही प्रज्ञा कर रही है। अदिति अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं आपकी बात समझ गई, तो आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। शोभित अदिति की बात पर कुछ देर सोचने के बाद बोला, हाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं मैं, इसलिए तुम किसी भी लड़के के पास नहीं जाओगी, चाहे वो तुम्हारा दोस्त या क्लासमेट ही क्यों ना हो। अदिति शोभित की बात पर बोली, मैं समझ गई, और आपको पता है सिद्धू बहुत अच्छा है। शोभित अदिति के चेहरे को मजबूती से पकड़कर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, वो तुम्हारा भैया है, तुम उसे भैया कहोगी, समझी ना। अदिति शोभित के कान से उसका ईयरबड्स निकालते हुए बोली, मुझे ये अच्छा लग रहा है, क्या मैं ये ले सकती हूँ। शोभित अदिति की बात पर बोला, तुम्हारे लिए नए ला दूंगा, और तुम टॉपिक क्यों बदल रही हो। अदिति ईयरबड्स को अपने कान में लगाते हुए बोली, नहीं मुझे यही चाहिए और मैं टॉपिक नहीं बदल रही, मैं सिद्धू को भैया कहूंगी। शोभित अदिति को गले लगा लेता है तो अदिति हैरान हो जाती है, लेकिन वो भी शोभित को गले लगा लेती है। शोभित अदिति को कसकर अपनी बाहों में भरे बोला, मुझे अपनी चीजें किसी के साथ बांटना नहीं पसंद, इसलिए ख्याल रखना कि कोई भी तुम्हारे ज्यादा क्लोजी ना हो। अदिति शोभित की बात पर अपना सिर हिला देती है। शोभित अदिति से दूर होकर कहता है, इस बारे में किसी को मत बताना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। अदिति शोभित की बात पर अपना सिर हिला देती है तो शोभित कहता है, क्या तुम शॉपिंग पर जाना चाहती हो, मैं अभी फ्री हूँ। अदिति अपना सिर हिलाकर बोली, नहीं मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, मुझे नहीं जाना। शोभित मुस्कुराकर अदिति के सिर को थपथपा देता है और उसे अपने साथ सोफे की तरफ ले जाता है। अदिति शोभित की तरफ देखते हुए बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आ रहे हो, मुझे भूख लग रही है, लंच का वक्त हो गया है ना। शोभित अदिति की बात पर बोला, खा लेना, लेकिन जो तुम्हारा यूनिट टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट तुम्हारे ग्रुप में आया है, जो कि मेरे लैपटॉप पर है, तो मैं बस तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। अदिति शोभित से अपना हाथ छुड़ाकर बोली, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा और मुझे नहीं देखना। इतना कहकर अदिति ईयरबड्स निकालकर जल्दी से कॉफी टेबल पर रख देती है और शोभित के कमरे से भाग जाती है। शोभित उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुरा देता है, लेकिन अचानक उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है और उसके चेहरे पर कुछ शिकन आ जाती है। शोभित सम्राट को याद करते हुए बोला, आई एम सॉरी ब्रो, लेकिन मैं इस फीलिंग से बच नहीं पाया, मुझे अदिति से प्यार हो गया है, एंड आई होप कि आप समझोगे। इतना सोचते हुए शोभित अदिति के यूनिट टेस्ट रिजल्ट को देखने लगता है। शाम का वक्त, इन्फिनिटी मॉल। जैसा कि नित्या ने कहा था, वो काव्या के साथ मॉल शॉपिंग पर आई हुई थी। नित्या काव्या को एक सुंदर सा व्हाइट कलर का ऑफ शोल्डर ड्रेस दिखाते हुए बोली, भाभी ये बहुत सुंदर है ना।
काव्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी लेंथ काफी छोटी है, घुटनों तक होता तो ज्यादा अच्छा लगता। नित्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे वैसा ही ड्रेस अपने लिए देखना चाहिए। थैंक यू भाभी। काव्या नित्या की बात पर बस मुस्कुरा देती है। कुछ देर की शॉपिंग के बाद नित्या काव्या की तरफ देखते हुए बोली, चलिए राखी लेते हैं, आप भी अपने भाइयों के लिए लोगी ना। काव्या नित्या की बात पर अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ मुझे भी लेना है। नित्या काव्या के साथ चलते हुए बोली, लेकिन भाभी आपने बताया नहीं कि आपके भाई कहाँ पर है, और आपकी फैमिली के बारे में भी आपने नहीं बताया। काव्या नित्या की बात पर हल्का मुस्कुराकर बोली, मेरे सारे भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं और सबसे ज्यादा मेरे बड़े भैया, लेकिन वो जताते नहीं है, और मैं अपने पूरे फैमिली में इकलौती बेटी हूँ, इसीलिए मैं अपने घर की प्रिंसेस थी। नित्या काव्या की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, वाह ये कितनी अच्छी बात है, लेकिन मैं इकलौती नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने घर की प्रिंसेस जरूर हूँ। ये कहते हुए नित्या थोड़ी सी उदास हो जाती है। काव्या नित्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझी, क्या तुम्हारी कोई बड़ी बहन है या फिर? नित्या काव्या की बात पर बोली, कशिश भैया की सगी बहन थी, उनसे बड़ी थी, उनका नाम सहाना था, मैंने उन्हें देखा तो नहीं है लेकिन सुना है वो बहुत सुंदर थी। बड़े बड़े घर के रिश्ते आते थे उनके लिए, लेकिन किसी कारण उनका रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। काव्या नित्या की बात पर अपना सिर हिला देती है और ज्यादा सवाल नहीं करती। तो नित्या मेन वॉच सेक्शन की तरफ देखते हुए काव्या से बोली, भाभी आप राखी देखिए, मैं भाई के लिए वॉच देखकर आती हूँ। इतना कहकर नित्या बिना काव्या की बात सुने वॉच सेक्शन की तरफ चली जाती है। काव्या उसे जाता हुआ देखती है और जैसे ही पलटती है वो किसी से टकरा जाती है। काव्या सामने खड़े लड़के से बोली, आई एम सो। ये कहते हुए काव्या की आवाज उसके गले में ही रुक जाती है। विराट काव्या के सामने खड़ा हुआ था। विराट खुद हैरानी से काव्या को देख रहा था। काव्या की आंखों में नमी तैर जाती है। विराट काव्या को देखते हुए बोला, काव्या। काव्या कसकर विराट को गले लगा लेती है और रोने लगती है। काव्या को इस तरीके से अचानक रोता हुआ देखकर विराट हैरान हो जाता है और उसके पीठ को सहलाते हुए कहता है, क्या हो गया तुम्हें, कहाँ थी तुम इतने महीनों से, रोना बंद करो। काव्या रोते हुए बोली, आई एम सो सॉरी भाई, मुझे नहीं जाना चाहिए था, आई मिस यू, मैं मिस करती हूँ आप सबको, प्लीज भाई मुझे वापस ले चलिए। विराट काव्या के पीठ को सहलाते हुए बोला, शांत हो जाओ, रोना बंद करो। काव्या सुबकते हुए विराट से दूर होती है और अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, आई एम सॉरी भाई। विराट काव्या के आंसू को साफ करते हुए बोला, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा। काव्या अपनी भीगी पलकों से विराट की तरफ देखते हुए बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, मुझे सम्राट भैया को समझाना चाहिए था, मुझे इस तरह से घर को नहीं छोड़ना चाहिए था। विराट काव्या के हाथ को पकड़कर बोला, पैनिक होना बंद करो, हम घर चलेंगे। तभी कशिश आकर विराट के हाथ से काव्या के हाथ को अलग करके बोला, मिस्टर ओबरॉय, आपकी बहन मेरी बीवी है। विराट कशिश की तरफ देखते हुए बोला, मैं अपनी बहन को एक हफ्ते के लिए अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन है ना, फिर तुमसे मुलाकात होगी। कशिश विराट की आंखों में देखते हुए बोला, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलाई में राखी बंधे तो मैं आपकी बहन को ओबरॉय विला ले आऊंगा, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूं, अपनी पत्नी के बगैर रातें नहीं करती। और ये कहते हुए कशिश जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। काव्या हैरानी से कशिश की तरफ देख रही थी। विराट काव्या की तरफ देखते हुए बोला, काव्या क्या तुम घर जाना चाहती हो? कशिश अपनी छुरीदार आंखों से काव्या को देखते हुए बोला, बताओ बेबी, क्या तुम अपने घर जाना चाहती हो? कशिश की जानलेवा नजरों को खुद पर महसूस कर काव्या विराट से बोली, मैं रक्षाबंधन के दिन आऊंगी भाई। विराट काव्या की बात पर बोला, चलो, तुम्हारी साथ शॉपिंग करनी है मुझे। कशिश काव्या के हाथ को मजबूती से पकड़ विराट से बोला, काफी वक्त से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारी शॉपिंग हो चुकी है, तुम अपनी शॉपिंग कर लो। विराट घूरकर कशिश की तरफ देखता है, तभी वहां पर नित्या आ जाती है। नित्या कशिश को देख हैरान होते हुए कहती है, भाई आप यहाँ पर कैसे? कशिश नित्या के सवाल पर बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बस इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसे अटेंड करने आया था, और तुम लोगों की शॉपिंग हो गई। नित्या कशिश की बात पर अपना सिर हिलाकर बोली, खाली राखी। कशिश नित्या की बात को बीच में काटकर बोला, रात हो गई है, घर चलो, रक्षाबंधन को एक हफ्ते बाकी है, किसी दिन भी ले लेंगे, चलो। कशिश की इस बार की टोन नॉर्मल नहीं थी, बल्कि वो सख्ती से बोल रहा था, जिस कारण नित्या अपना सिर हिला देती है और काव्या का हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ जाती है। कशिश एक नज़र विराट को देखकर जाने लगता है तो विराट पीछे से कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कशिश की हमारा क्या फैमिली प्रॉब्लम है,
लेकिन इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो, अगर हमारी बहन को कोई भी दिक्कत हुई तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमसे रिश्ते में क्या लगते हो। कशिश पलटकर विराट को देखकर हंसते हुए बोला, मैं तो डर ही गया, तुमसे उम्र के साथ तजुर्बे में भी काफी बड़ा हूं मैं, इसलिए अपना ये छोटा सा दिमाग और अपनी केयर अपने पास रखना। इतना कहकर कशिश विराट के कंधे को थपथपा कर आगे की तरफ बढ़ जाता है। विराट काव्या को जाता हुआ देखकर एक गहरी सांस लेता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है। वो विप्लव के लिए कपड़े लेने आया था। रात का वक्त, ओबरॉय विला। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर रात के खाने के लिए बैठे हुए थे। सोना भी सब लोगों के साथ बैठी हुई थी कि अमृत सम्राट से कहता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया, मिस्टर रॉय ने कल पार्टी रखी है। राजेंद्र अमृत की बात पर बोले, मिस्टर रॉय ये तो हमारे काफी पुराने क्लाइंट है। शोभित राजेंद्र की बात पर बोला, आपने बिल्कुल सही कहा बड़े पापा, और उनका नेचर काफी प्यारा है, कहीं हमसे नाराज ना हो जाए, इसलिए जाना पड़ेगा। विप्लव एक्साइटेड होकर बोला, मैं भी जाऊंगा। अदिति विप्लव की एक्साइटमेंट को देखकर बोली, क्या मैं भी जा सकती हूँ? अमृत उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, हाँ जा सकते हो, क्योंकि उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, मतलब कि फैमिली फंक्शन है और पूरे फैमिली को इनवाइट किया है उन्होंने। सम्राट अमृत की बात पर बोला, ठीक है, तुम लोग चले जाना, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं उसे स्किप नहीं करना चाहता। अमृत सम्राट को घूरते हुए बोला, तुम इतना भाव क्यों खा रहे हो? क्या तुम अपना मीटिंग रात के वक्त में पोस्टपोन नहीं कर सकते? सम्राट अमृत की बात पर बोला, क्यों? अमृत सम्राट को जानलेवा नजरों से देखते हुए बोला, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ पार्टी में चलो। ये कहते हुए वो नजरों ही नजरों में वैशाली की तरफ इशारा करता है। सम्राट अमृत के सारे इशारों को इग्नोर करते हुए बोला, मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम अपनी बीवी के साथ चले जाओ। वैशाली सम्राट की बात पर बोली, हमको ये अमीरों वाली पार्टी बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए हम नहीं जाएंगे, उससे अच्छा हम सोना पसंद करेंगे। अमृत वैशाली की बात पर बोला, और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने भी वाला नहीं हूँ, मुझे अपनी इंसल्ट नहीं करवानी, वहां पर शहर के जाने माने बिजनेसमैन आएंगे और तुम अपनी लैंग्वेज से उन लोगों को भगा दोगी वहां से। सोना अमृत को देखते हुए बोली, ये बिल्कुल सही नहीं है, आप इस तरीके से वैशाली की बेइज्जती कैसे कर सकते हो? वो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी बातें करती है। वैशाली सोना की बात पर बोली, डोंट वरी दीदी, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी ये पार्टी अटेंड करने थोड़ी ना जा रहे हैं, वहां पर शुरू होने से पहले खत्म होने वाले कपड़े में लिपटी हुई लड़कियों को देखने जा रहे हैं, हमको सब समझ आता है। अमृत वैशाली की बात पर उसे पॉइंट करते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, और तुम जैसी लड़कियां वैसे कपड़े नहीं पहन सकती। वैशाली अमृत के पैर पर टेबल के नीचे से पैर मारकर अपने दांत पीसते हुए बोली, हमको चैलेंज मत किया करो, और हमको कोई शौक भी नहीं है वैसे कपड़े पहनने का। सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, मैं भी जा सकती हूँ क्या पार्टी में? सम्राट सोना की बात पर बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सोना सम्राट की बात पर जल्दी से अपना सिर हिला देती है। सभी लोग अपना अपना डिनर कर कमरे की तरफ चले जाते हैं। वैशाली और सोना किचन में बर्तन साफ करने लगती है। वैशाली बर्तन को रैंक पर लगाते हुए बोली, वैसे दीदी हम आपसे एक सवाल पूछे? सोना वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, एक क्यों, दो पूछो। वैशाली कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, जब कोई आपके पास आए तो कैसा महसूस होता है? सोना वैशाली को अजीब नजरों से देखते हुए बोली, तुम कैसा सवाल कर रही हो मुझसे? जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें वो इंसान पसंद नहीं होगा तो तुम्हें गुस्सा आएगा, और अगर तुम उसे पसंद करती हो तो उसके छूने से तुम्हें अच्छा लगेगा। वैशाली तपाक से बोली, और अगर दोनों महसूस हो तो? सोना वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम अमृत भैया की बात कर रही हो? लेकिन तुम्हें उनका छूना अच्छा क्यों नहीं लगता? वो तो तुम्हारे पति है ना, और तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। वैशाली मुंह बनाते हुए बोली, आपको नहीं पता हमारी शादी के किस्से? सोना वैशाली की बात पर बोली, अरे बताओगी नहीं तो कैसे पता नहीं चलेगा, बताओ तो सही। वैशाली एक गहरी सांस लेकर बोली, हमको अपने एंग्री बर्ड वाले नेवले की एक चीज समझ नहीं आती कि उसके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला हो गया है क्या? हमेशा किचकिच पिचपिच करता रहता है, और उसकी और गर्लफ्रेंड है। सोना वैशाली की बात पर हैरान होते हुए बोली, क्या अमृत भैया की गर्लफ्रेंड है? तो तुम उसकी गर्लफ्रेंड से बात क्यों नहीं करती? वैशाली सोना की बात पर बोली, आपको लगता है कि वो हमरे दूर की मौसी की बेटी है जो हमारी बात मान जाएगी, और ऊपर से हिटलर का की सासू कहती है कि हमसे ज्यादा बेहतर है नेवले की गर्लफ्रेंड। सोना वैशाली के पीछे देखते हुए बस अपना सिर हिला देती है, तो वैशाली कहती है, अब अपना ये टेटके की तरह मुंडी क्यों हिला रही हो? अरे हम कुछ पूछ रहे हैं भाई, हमको बताओ, हमको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें।
हमरा बछड़ा बिगड़ गया, हम गलत कह रहे हैं, हमको तो बिगड़ा हुआ ही बछड़ा मिला था, अगर पहले मिला होता तो इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसकी सारी मेमोरी गायब कर देते। पीछे खड़ा अमृत वैशाली की बात पर बोला, अच्छा बिल्कुल सही कहा तुमने, ऐसा ही करना चाहिए। वैशाली फ्लो में बोली, अरे हम तो हमेशा से सही कहते। ये कहते हुए वैशाली पलटकर अमृत की तरफ देखती है और 3 कदम कूदकर पीछे हो जाती है। उसके रिएक्शन को देखकर सोना को हंसी आ जाती हो और वो पतली गली से वहां से निकल जाती है। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, तुम हमेशा मेरी याददाश्त को मिटाने के बारे में क्यों सोचती रहती हो? वैशाली अमृत के पास आओ से छूकर देखते हुए बोली, तुम इंसान ही हो ना, हमको तो कभी कभी भूत प्रेत लगते हो, ये हमेशा हमरे पीछे आकर क्यों खड़े रहते हो भाई? जो कहना है सामने आकर कहा करो ना, तुमको नहीं पता का, हमको बहुत अच्छा मारपीट आता है। अमृत वैशाली के हाथों को पकड़कर बोला, और मुझे भी तुम्हारे जैसी पागल लड़कियों के दिमाग को ठीक करना आता है, चलो कमरे में। वैशाली जमीन पर बैठते हुए बोली, हम नहीं जाएंगे। अमृत वैशाली को खींचकर अपनी बाहों में उठाकर बोला, तुम्हारा तो भूत भी जाएगा। इतना कहकर अमृत वैशाली को जबरदस्ती कमरे की तरफ ले जाता है। सीढ़ियों के पास खड़ी शीतल ये सब देख रही थी। तभी उसकी नजर शोभित पर जाती है, जो कि अदिति कमरे से बाहर आ रहा था। शीतल ये सब देखकर बोली, बहुत जल्दी ये जितने भी चोरी चुपके रोमांस चल रहा है ना, सभी अगर मैंने आंसुओं में ना बदल दिए तो मेरा नाम भी शीतल नहीं। पीछे से विप्लव उसके कान में बोला, बहुत अच्छा बोला तुमने। अब आगे देखिए क्या कशिश सच में काव्या को ओबरॉय विला आने देगा। क्या होगा मिस्टर रॉय की पार्टी में जब सम्राट और रचना को शोभित और अदिति के रिश्ते के बारे में पता चलेगा, तो कैसा होगा उनका रिएक्शन? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए।